दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने इतिहास के बारे में, यानी कि गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन एज माना जाता है। 3rd सेंचुरी के अंत में इस साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने ही की थी। इस साम्राज्य से ही मंदिरों का निर्माण, बाल विवाह आदि की परंपरा शुरू हुई थी। साथ ही इस युग में सबसे अधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। इसके अलावा पंचतंत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना भी इस एरा में हुई थी और गुप्त काल से ही कई महान रचनाकारों और विद्वानों की संबंध भी रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक गुप्त वंश की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हुआ था। गुप्त वंश की ओरिजिन को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल का उदय 275 एडी में गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस वंश की शुरुआत शूद्र तथा लो कास्ट से हुई थी, जबकि कुछ विचारकों का मानना है कि गुप्त वंश की शुरुआत ब्राह्मणों से हुई थी। गुप्त वंश का शासनकाल। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच गुप्त ने राजगद्दी संभाली। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और ग्रंथों के मुताबिक घटोत्कच को गुप्त वंश का सबसे प्रथम शासक बताया गया। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त सिंहासन पर विराजमान हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महान काम किए। अपने महान कामों के लिए उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि से भी नवाजा गया। इतिहास के कई रिकॉर्ड्स में गुप्त साम्राज्य के प्रथम और महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें संवंत की शुरुआत करने का भी क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा सिक्कों का प्रचलन की प्रथा भी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में किया था। गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपने शासनकाल में गुप्त वंश साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उन्होंने बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में स्थित पूर्व मालवा तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक अपना साम्राज्य फैला लिया। समुद्रगुप्त एक महान शासक होने के साथ साथ एक महान कवि और संगीतकार भी था, जिससे उनकी महान नीतियों की वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठे। उनको विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने करीब 40 साल कुशलतापूर्वक राजगद्दी संभाली। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि साहित्य और कला को भी जमकर बढ़ावा दिया। उनके युग को भारतीय कला और साहित्य का गोल्डन एज कहा जाता है। इसके साथ ही इसे भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम युग भी माना जाता है। विक्रमादित्य ने अपने विशाल साम्राज्य नॉर्थ में हिमालय के पहाड़ी इलाकों से लेकर साउथ में नर्मदा नदी के तटों तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम से गुजरात तक फैला दिया था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय उनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी। साहित्य के महान एवं सबसे विद्वान कवि कालिदास जी चंद्रगुप्त सेकंड के समय उनके दरबार में शामिल थे। इसके अलावा महान डॉक्टर धन्वंतरी भी उनके दरबारी थे। यही नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड ने ही महरौली में स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को भी बनवाया था। विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त सेकंड की तरह ही अपने शासनकाल में राज्य का जमकर प्रचार प्रसार किया और राज्य को एक नई दिशा दी। कुमारगुप्त की मौत के बाद उनके पुत्र स्कंदगुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने विरोधी आक्रमणकारियों से अपनी राज्य की सुरक्षा की और सुव्यवस्था का पूरा ध्यान रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का कोई भी उत्तराधिकारी अपना कोई खास शासन नहीं जमा पाया, इसलिए उनके बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। हालांकि इस साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त से संबंधित जानकारी का प्रमाण इतिहास में देखने को मिलता है। गुप्त काल के दौरान शासक को फल सब्जियों के रूप में टैक्स दिया जाता था। गुप्त साम्राज्य के दौरान राजाओं को भूमि के उत्पादन में प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा भी टैक्स के रूप में अदा किया जाता था। गुप्तकालीन समाज 4 अलग अलग जातियों में बटी हुई थी: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। महान विद्वान कौटिल्य चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र और भारतीय गणितज्ञ एवं महान खगोल शास्त्री वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता में गुप्त काल में 4 अलग अलग जातियों का उल्लेख किया है। वहीं अगर गुप्त काल की धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो इस दौरान ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म के नए जीवन का समय माना जाता है। इस काल में भी मूर्ति पूजा और ईश्वरीय भक्ति को महत्व दिया गया था। गुप्त काल को कला का गोल्डन एज माना गया है। इस दौरान ही कला की कई विधाओं जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला, मृदभंड कला आदि को महत्व दिया गया। इसके साथ ही बेहद सुंदर मंदिर बनवाए गए। इस दौरान ही मध्य प्रदेश के तिगवा में स्थित महाप्रसिद्ध विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश में नागौर में शिव मंदिर, उत्तर प्रदेश के झांसी में दशावतार मंदिर आदि का निर्माण किया गया।
जिनकी सुंदर बनावट और कला की प्रशंसा आज भी की जाती है। गुप्त वंश के पतन को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि पारिवारिक कलह और बार बार विदेशी आक्रमण की वजह से गुप्त वंश का पतन हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि हुनों द्वारा आक्रमण भी इसके पतन का मुख्य कारण है।